जय हिंद। मैं विकास जैन गौतम आईएएस अकेडमी से। आज हम पर्यावरण का सेशन लेकर आ गए हैं। आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैश्विक तापन और हरित गृह प्रभाव। आ जाए सभी लोग, जल्दी से आ जाए, सभी लोग आ जाए। जय हिंद सोनम जी, विवेक सर जय हिंद, शिवानी जी जय हिंद, जय हिंद राम सर, शिवम जी जय हिंद, शुक्ला जी जय हिंद। आ जाएं जल्दी से, सभी लोग आते जाएं। ब्रजेन सर जय हिंद, जल्दी से सभी लोग आते जाएं। जय हिंद खुशबू जी। आते जाएं जल्दी से, वीडियो को शेयर करते जाएं। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जय हिंद सोनम जी, विमल सर जय हिंद, विमल सर जय हिंद गुरु, कैसे हैं आप? आकाश जी, अंजुम जी, मीनाक्षी जी जय हिंद, कोकिल मैम जय हिंद, सुरभि जी जय हिंद, किरण जी जय हिंद। जल्दी से आ जाएं सभी लोग, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड एनवायरनमेंट का सेशन लेकर आ गए हैं। हाँ जी, ऋषि कपूर जी चले गए हैं, विमल सर है ना, एक और सितारा आज निकल गया। पूजा जी जय हिंद। विमल सर बोल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताओ। संजय जी जी, विमल सर विरजन सर भी लाइव हैं। अब कैसी तबीयत है विरजन सर? शशि जी जय हिंद। वीडियो को शेयर करते जाएं जल्दी से सभी लोग, आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकें। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मैंने कल भी बताया था कि आज हम इस पे मेंस की ड्राफ्टिंग के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। इस पे ये उनका पर्सनल मैटर है विमल सर कि क्या खाते थे वो। गीता जी जय हिंद, पवन सर जय हिंद। जी विमल सर, अकाउंट नंबर दो आपका, पर्सनली मुझे अकाउंट नंबर दे देना। वैसे गुरु ये तो मुझे मांगना चाहिए आपसे पैसे। विमल सर आपसे मुझे पैसे मांगने चाहिए, आप मुझसे बड़े हैं, छोटा भाई हूं मैं आपका, खर्च आपको बनता है सर। सतीश जी थैंक यू। सतीश जी, विमल सर अभी लाइव हैं, देख रहे हैं, उनकी वजह से स्माइल आती है, बड़े भाई है मेरे वो। जी विमल सर, हर्ष जी जय हिंद, थैंक यू। जो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है हमारा गौतम आईएएस अकेडमी एफबी पेज जो है उसको भी सभी लाइक कर दें। साथ में यूट्यूब जो गौतम आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे वहाँ जैसे ही क्लास स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। उपाध्याय सर जय हिंद, मीना जी जय हिंद।
आज का हमारा टॉपिक जो लाइव आते जा रहे हैं बता देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। थैंक यू विमल सर, जय हिंद। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। काजल जी जय हिंद। आज हम इसमें मेंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने बताया था, हम सभी एग्जाम्स को लेकर चलेंगे, लेकिन जो भी मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए हम ड्राफ्टिंग भी बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर हम कैसे पॉइंट दे सकते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा भी, साथ में फिर अपन क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू फिर इसको हम समझते जाएंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जी सजल जी स्टार्ट ही कर रहे हैं सर, ठीक है। जी कांत जी, कमलकांत जी खुश रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या कहलाता है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्या कहलाता है, ये चीज़ समझ लें, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेस आती हैं मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा, रिलेट कर दूंगा, ताकि कभी भी क्वेश्चंस जैसे आते हैं आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ग्लोबल वार्मिंग देखो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब मतलब पृथ्वी, ठीक है, हमारा ग्लोब पृथ्वी, और वार्मिंग मतलब गर्म होना, ठीक है। वार्मिंग मतलब क्या होता है, गर्म होना। तो अगर मैं सामान्य अर्थों में अगर बोलूँ, ठीक है, सामान्य अर्थों में बोलूँ कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, पृथ्वी पर जो औसत तापमान होता है, पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी, सामान्य अर्थों में पृथ्वी पर जो औसत तापमान है, औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना ग्लोबल वार्मिंग से कि सबसे पहले 1824 में, ये डेट याद रखना है, 1824, 1824 में जैन बैप्टिस्ट, क्या है उनका पूरा नाम, फ्यूरियर, जैन बैप्टिस्ट फ्यूरियर नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की बात की थी, संकल्पना दी थी। ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड याद रखना। सर कमलकांत जी कौन सा टेस्ट की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं ग्रीन हाउस की ग्लोबल वार्मिंग को समझाया कि ग्लोब में औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसे ही वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर बात करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ठीक है, हरित गृह प्रभाव क्या है, तो इसको बहुत अच्छे से अगर मैं एक लाइन में इसको समझाना चाहूँ तो यह वह प्रोसेस है जिसके कारण पृथ्वी में गर्माहट आती है। अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करूँ तो क्या है, यह वह प्रोसेस है जिसके कारण पृथ्वी में गर्माहट आती है, वो क्या कहलाती है, हरित गृह प्रभाव। खुशबू जी नाम बताइए, कौन सा नाम, हाँ जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर है ना, उनका नाम है। 1824 में सबसे पहले बताया था, नाम है उनका जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या है, एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशन, याद रखना, इंफ्रारेड विकिरण, ये चीज याद रखना, इंफ्रारेड विकिरण, ठीक है, ब्रेन में दिमाग में सभी लोग सेट कर लें। गैसों द्वारा इंफ्रारेड विकिरण के अवशोषण से वायुमंडल के तापमान में जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। साधारण से लैंग्वेज में समझाता हूं मैं आप सभी के लिए, ठीक है। पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, आपका वातावरण है गैसों का, जिसमें क्या है, आवरण फैला हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों का आवरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब समझना, सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश जब आता है उसमें जो सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं, जब किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, वायुमंडल से होकर गुजरने के बाद में क्या होता है, वायुमंडल से होकर गुजरने के बाद में कुछ गैसेस, कुछ किरणें ऐसी होती हैं, कुछ गैसेस वो फिर से क्या होती हैं, आपकी टकराकर पृथ्वी में टकराकर वापस लौट जाती हैं। कुछ किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी में टकराकर वापस लौट जाती हैं, लेकिन कुछ वायुमंडल में वहीं पर रह जाती हैं, ठीक है। जिनमें से इस घटना, जो ये घटना होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये ऐसी गैसें होती हैं जिनका अवशोषण ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प।
ऐसी गैसें होती हैं जो वापस नहीं लौटती हैं, वहीं पे अवशोषित हो जाती हैं कुछ किरणें, लेकिन कुछ किरणें क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो वहां पे क्या होता है, मैं जो बता रहा हूं अभी सिर्फ समझा रहा हूं सिर्फ ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग को। तो ग्रीन हाउस को समझें कि कुछ किरणें जो अवशोषित हो जाती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प वहां पे अवशोषित हो जाती है, ये सबसे ज्यादा गैसेस होती हैं। ठीक है, तो जिसके कारण जो पृथ्वी का वायुमंडलीय क्षेत्र था, ठीक है, जिसमें वायुमंडल में गैसेस कुछ रुक गई थी, उसके कारण जो वायुमंडलीय क्षेत्र था उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो और जो इसको समझे कि जो ये तापमान बढ़ने की जो घटना होती है, तापमान बढ़ने की जो घटना है, इससे ही हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। लेकिन इस घटना की जो प्रक्रिया को, जो ये घटना की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरितगृह प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। ग्लोबल वार्मिंग नाम में, शब्दों में ही छुपा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। और हरितगृह की अगर बात करें तो कुछ नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, आपका हरितगृह प्रभाव। अगर इसकी बात करें, अब देखो इसको समझना, ठीक है, मेंस जो भी प्रिपेयर हो रहे हैं उन लोगों के लिए समझना मैं पॉइंट बताता हूं, उनको डीपली थोड़ा समझा देता हूं। अगर मेंस में ये लिखने के लिए आता है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव, तो हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं सभी एग्जाम्स को लेके चलूंगा, क्वेश्चंस भी देखेंगे कि प्री में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। रेलवे में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो रेलवे में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, इसमें रेलवे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सजल, मैं गैसेस के नाम भी बता देता हूँ, रटा भी दूंगा। ठीक है, पहली बात तो ठीक है, सजल बोल रहे हैं, ये याद रख लें, ग्रीन हाउस गैसों के लिए कौन कौन से मैं कारण में बताने वाला था, लेकिन पहले से आप सभी याद रख लें। एक कोड याद रखना, ओ मीना कल काजल लगाओ। ठीक है, क्या है, एक मैंने कोड बनाया, क्या है आपका कोड, ठीक है, प्रचलित भी है कोड। ठीक है, मैंने भी किसी से सुना है, ओ मीना कल काजल लगाना। तो ओ से आ जाएगा ओजोन, ठीक है, O3, मी से आ जाएगा मीथेन, ना से आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, कल से आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और का से आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से आ जाएगा जलवाष्प। ये याद रखना ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसें होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आपके कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से बताओ कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, या आ जाएगा इनमें से बताओ ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो कैसे भी आपका क्वेश्चन इनमें से घुमा के पूछ लिया जाएगा। तो याद रखना, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये गैसें होती हैं किसमें, ग्रीन हाउस प्रभाव में, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हरितगृह प्रभाव के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मेंस के लिए जो प्रिपेयर हो रहा है वो समझ लें, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कैसे लिख सकते हैं, और सभी लोग समझते जाना, मैं इसको डीपली समझा रहा हूँ। ठीक है, देखें, डेफिनेशन देख ली मैंने। अगर देखा जाए तो मैंने तात्पर्य बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग और आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अब इसका कारण क्या है, ठीक है, कारण पूछ लिया। अगर कारण समझें कि ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट होती क्यों है, क्या कारण है, क्या रीजन है, तो इसको अपन 2 कारण से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल कारण आपका क्या हो सकता है, भूकंप और ज्वालामुखी से जो गैसेस निकलती हैं वो प्राकृतिक कारण में आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल रीजन हो जाएगा प्राकृतिक कारण। ठीक है, इसी में जो आपकी गैसेस होती हैं जो मैंने बताया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, आपकी प्राकृतिक कारण में। लेकिन अगर मैं बात करूं मानवीय कारण की, मानवीय कारण में क्या आ जाएंगे, आपके मानवीय कारण में प्रदूषण, जो मानव क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो मानवीय कारण में आएगा। इसी के साथ आएगा वनों की कटाई, जो वनों की कटाई की जा रही है वो भी आपका मानवीय कारण में आएगा। और उद्योग, ठीक है, उद्योग और परिवहन के माध्यम से जो धुआं निकलता है ये भी मानवीय कारण में आएगा। उद्योग कौन, मानव ने लगाया है, परिवहन मानव के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उद्योग और परिवहन के द्वारा जो धुआं निकलता है ये भी मानवीय कारण में आएगा। जी सुरभि जी, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और याद रखना, चीन को याद रखना। चाइना ऐसा देश है, ठीक है, जो विश्व का 30% कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में आपका पूछा जाता है, कैसा पूछा जाएगा, अगर आपको देना है कि प्रमुख उत्पादक देशों को बताएं। प्रमुख उत्पादक देशों की अगर बात करें तो याद रखना, चाइना एक ऐसा चीज है, शिवराज जी जय हिंद, चाइना एक ऐसा देश है जो विश्व का 30% कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पॉन्सिबल रहता है जो। इसके बाद याद रखना यूएसए को, ठीक है, जो 15% करता है। और हमारे भारत को याद रखना, अपर्णा जी जय हिंद, हमारे भारत को याद रखना कितना करता है, 7%। कार्बन कितना उत्सर्जन करता है हमारा भारत, 7%। तो उत्पादकता में अगर देखें
कि ठीक है कि प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं कार्बन उत्सर्जन के लिए, तो याद रखना चाइना सबसे ज्यादा करता है विश्व का, कितना करता है 30% करता है कुल कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। यूएसए 15%, और अगर देखा जाए यूरोपीय संघ जो होता है आपका प्रमुख देशों का संघ माना जाता है, वो 9% करता है, और भारत कितना करता है 7%, ठीक है। ठीक है जी सजल सही बोल रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। जय हिंद, जय हिंद देव। देव अभी आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चंस अभी कर भी नहीं रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं, ठीक है। कारण मैंने बता दिया कि आपका प्राकृतिक और आपके जो मानवीय कारण है वो बता दिए, डेफिनेशन बता दी, समझा भी दी कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसको भी समझा दिया है, ठीक है। पूरी प्रोसेस बता दी कि सूर्य के किरणों से जो आती हैं किरणें कुछ आपके जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो जो पृथ्वी है उससे टकरा करके कुछ वापस चली जाती हैं और कुछ वायुमंडल में अवशोषित कर ली जाती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी जलवाष्प ज्यादा अवशोषित होती हैं। यह जो घटना है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो वायुमंडल है गर्म होता है, तो ये जो घटना है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, और जो प्रक्रिया होती है उसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। बस इतना समझ के रखें। अगर मैंने कारण बताने के बाद में कारण भी समझ लिया, 2 प्रकार से कारण बता दिए, आगे समझना, ठीक है, कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है, ठीक है, याद रखना इफेक्ट है, वो 2 स्तर से हम देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रभाव है उसका इफेक्ट है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का, उसको हम 2 स्तर से समझ सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, मानव हैं, उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं, ठीक है। सजल में बता रहा हूँ, इफेक्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है, सजल इफेक्ट में आ रहा हूँ, प्रभाव में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो उसको 2 समझ सकते हैं अपन प्रभाव से। ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। कैसे होगा? एक तो पृथ्वी के हिसाब से समझेंगे, और पृथ्वी में दूसरा मतलब मानव या जीव जंतु जो होते हैं, जीव समुदाय है, उसके हिसाब से समझेंगे। तो 2 स्तर पर समझेंगे, पहला पृथ्वी पर, और दूसरा मानव पर। पृथ्वी पर हम समझते हैं, पहले सबसे पहला समझना, औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। प्रभाव क्या पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का? औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन हो जाएगी। मतलब जलवायु परिवर्तन जैसे ही होगी, मतलब क्या होगा? आपदाएं आएंगी, आपदाएं संबंधी घटना होने लगेगी जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। जैसी जलवायु परिवर्तन होगी तो क्या होगा? जहां पे कम वर्षा होती थी वहां ज्यादा वर्षा हो जाएगी, जहां ज्यादा वर्षा होती थी वहां कम वर्षा हो जाएगी। ये जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन भी देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग से ही होता है। प्रभाव में देखा मैंने कि औसत तापमान में वृद्धि होना ही होना है। सेकंड, आपकी जलवायु परिवर्तन जैसे ही होगा तो प्रमुख आपदाएं आना शुरू हो जाएंगी। जहां कम बारिश होती वहां ज्यादा हो जाएगी, जहां ज्यादा बारिश होती वहां कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से सूखा, बाढ़, ये उत्पत्तियां इसकी हो जाएंगी। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन के बाद देखना ग्लेशियर का पिघलना, स्वाभाविक सी बात है। जैसे ही आपका वैश्विक तापमान होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, तो ग्लेशियर का पिघलना भी होगा। ये सिर्फ मैं पृथ्वी पे बता रहा हूँ, अभी मानव पे नहीं बता रहा हूँ कि मानव में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ेंगे वो चीजें बता रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर ड्राफ्टिंग के हिसाब से, मेंस के हिसाब से भी चीजें क्लियर करो, तो मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। मतलब मैं सभी एग्जाम्स को लेकर चल रहा हूँ आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं जैव विविधता का ह्रास। हम जैव विविधता समझ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 है एनवायरनमेंट का, ये पार्ट 3 है। ऐसे पार्ट आते जाएंगे, टॉपिक कंप्लीट हमारे होते जाएंगे। पार्ट 3 है, पार्ट 2 में हम जैव विविधता समझ चुके हैं। तो जैव विविधता, क्योंकि हमने समझा था जैव विविधता क्या होती है, जो जीवों में विभिन्नताएं मतलब जैव विविधता, ठीक है। आवासों में विभिन्नता, जब वो चीजें नहीं रहेंगी तो जैव विविधता का भी ह्रास हो जाएगा। लास्ट में समझना समुद्र तल में वृद्धि। अब समुद्र तल में वृद्धि होगी तो क्या चीजें हो जाएंगी? समुद्र तल में वृद्धि बिल्कुल होगी वैश्विक तापमान की वजह से। अगर समुद्र तल में वृद्धि होती है, ठीक है, समुद्र तल में वृद्धि होने से क्या होगा आप लोग देखो, जो कुछ उपजाऊ भूमि है, जब समुद्र तल की वृद्धि होगी तो जहां उपजाऊ भूमि है उसके पास में वो उपजाऊ भूमि जलमग्न हो जाएगी, जल में डूब जाएगी। तो एक तो क्या है, हमारी उपजाऊ भूमि में जा रही है। दूसरी चीज, छोटे मोटे कुछ द्वीप हैं जो, वो भी द्वीप क्या होंगे, जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा, जल समुद्र का स्तर बढ़ेगा, उसकी वजह से जल स्तर बढ़ने से द्वीप भी पानी में चले जाएंगे, ठीक है। ये हमने पृथ्वी में देख लिए कि पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेंगे वैश्विक तापमान की वजह से। इसके बाद समझना मानव या जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग है, मानव या जीव जंतुओं पर। सबसे पहली चीज, मानव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सब लोग जानते हैं, रोग, ठीक है। अलग अलग प्रकार के रोग होने लगेंगे, ठीक है। पहली बात इसको अपन, ठीक है, गहराई में नहीं जा रहा हूं मैं, की पॉइंट आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि की पॉइंट के हिसाब से आप कैसे लिख सकते हैं, उसको मैं समझाते भी जा रहा हूं। सेकेंड, कृषि व्यवस्था।
देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, जहां सूखा पड़ जाएगा, मतलब मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन मतलब आपदाएं प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। तो पृथ्वी से मानव जुड़ा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाला कौन है, जीव जंतु मानव। जब पृथ्वी पे प्रभाव पड़ेंगे तो मानव पे प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन होगा तो कृषि व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मतलब देखा जाए तो कृषि व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, प्रभावित होगी, ठीक है। वो चीजें देखनी, जब कृषि व्यवस्था प्रभावित होगी, पॉइंट लेके चलना, एक पॉइंट से हम दूसरा पॉइंट बना सकते हैं। जब कृषि व्यवस्था प्रभावित होगी तो लोग क्या होने लगेंगे, भुखमरियां आने लगेंगी। क्यों, जब कृषि नहीं होगी प्रॉपर तरीके से तो भुखमरी आएगी। जब भुखमरी आएगी तो गरीबी होगी, जब भुखमरी आएगी तो लोग गरीब होंगे, तो भुखमरी और गरीबी भी एक कारण बन जाएगा हमारा मानव के लिए। हमने मानव के लिए समझा सबसे पहले तो रोग होगा, और हमने पृथ्वी पे समझा था जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से मानव पे कृषि व्यवस्था बर्बाद होगी, प्रभावित हो जाएगी। जब कृषि व्यवस्था प्रभावित होगी तो क्या होगी, भुखमरी आएगी, और जब भुखमरी आएगी तो लोग क्या होंगे, गरीब होंगे, तो भुखमरी और गरीबी भी एक कारण बन जाएगा, प्रभाव मतलब इसमें प्रभावित हो जाएंगे। नेक्स्ट याद रखना, बाढ़ और सूखा की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। बाढ़ और सूखा की संभावनाएं भी एक प्रभाव में, इसमें ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मानव पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक की पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए कि डेफिनेशन क्या होती है, कारण क्या लिख सकते हैं, तात्पर्य क्या है, इंट्रोडक्शन में समझाया, ठीक है। शुभम जी जय हिंद। इसके बाद में इसके प्रभाव वाला पॉइंट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया एक एक डिटेल में पूरा। नेक्स्ट समझना, अगर मैं बात करूं कि इसके उपाय क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के उपाय क्या कर सकते हैं, ठीक है। उपायों को बहुत अच्छे से समझना, मैं उपाय को कई तरीके से बता सकता हूं, ठीक है। उसके अंदर पहले की पॉइंट समझे, मेन की पॉइंट। गुड आफ्टरनून शुभम जी, ठीक है। एक तो देखें वैश्विक स्तर पर, ठीक है, INS के फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट के फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। और देखें सबसे पहले देखें वैश्विक स्तर पर देखते हैं। वैश्विक स्तर में देखना सम्मेलन, जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को, सम्मेलन, इसमें सम्मेलन किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, पर्यावरण के लिए। जैसे आप लोगों को पता है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 पर, जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुआ था। एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसको पता है रियो सम्मेलन बोलते हैं 1992 का, ठीक है। तो ए सम्मेलन क्या है आपका, ए सम्मेलन भी है, ये सारी चीजें। इसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा, पेरिस संधि सुनी होगी, कोप सुना होगा, ये वैश्विक स्तर पर प्रयास है। अगर भारत देश की बात करें, ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल की बात करें, भारत देश की बात करें, अगर देश स्तर पे देखा जाए तो देश स्तर पे क्या कर सकते हैं हम, इसमें सरकारों के द्वारा देखो स्वच्छता जो की गई है, ठीक है, स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं, वृक्षारोपण की जो मुहिम चलाई जाती है कि वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए, ठीक है। तो वो भी आपके भारत मतलब एक देश स्तर पे हम वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हम वैश्विक स्तर पे कर सकते हैं, सम्मेलन जो कर रहे हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी दिवस, पेरिस संधि, कोप सम्मेलन, ये सारी चीजें हम वैश्विक स्तर पे कर रहे हैं। लेकिन देश स्तर पे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, ये सारी चीजें हम किस पे कर रहे हैं, अपने इस पे स्तर पे, देश स्तर पे कर सकते हैं। लास्ट में अगर मैं बात करूं, एक मानव स्तर पे भी देख सकते हैं हम, ठीक है। मानव स्तर पे भी हम क्या कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। मानव स्तर मतलब कैसे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, वृक्षारोपण करो मानव स्तर स्वयं के ऊपर, लाइट को कम जितने यूज है उतना यूज करो, लाइट को बंद कर दो, ठीक है। जल संरक्षण भी एक इसमें उपाय है। तो मानव स्तर भी अपने स्तर पे इसको क्या कर सकते हैं, लास्ट में इसका उपाय कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने क्या पूरा का पूरा एक समझाया है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन कौन सी गैसें होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या कारण होता है, मानवीय कारण क्या है आपका, ठीक है, और आपका जो आपका प्राकृतिक कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो चीजें समझी। ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझा, उसका उपाय क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें समझी, और लास्ट में इसका और भी चीजें हम इसमें ग्लोबल वार्मिंग में जो आपके क्वेश्चन आएंगे मैं उसको डीपली समझाते जाऊंगा, ठीक है। ये चीजें मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझाई आप लोग को, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे और इसको हम समझते जाएंगे, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? पहला क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? पहला, हिमनदों की वृद्धि, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, चौथा वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि? खुशबू जी का आंसर आया है बी, बाकी लोग भी आंसर दें।
सोनम जी ने बी बोला, देव जी बी बोल रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। शिवानी जी बी बोल रही हैं, आकाश जी बी, यशवंत जी बी बोल रहे हैं, कोकिल मैम बी बोल रही हैं, उपाध्याय सर बी बोल रहे हैं, कांत सर सी बोल रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। सर मैंने पूरा समझाया कांत जी, है ना, ऐसे आंसर मत कीजिए क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है ना। इवन ड्राफ्टिंग को लेके चला हूँ मैं, जो मेंस वाले बोलते हैं सर ड्राफ्टिंग के ऊपर चर्चा करें, मैं ड्राफ्टिंग के ऊपर भी चर्चा की है, एक एक डिटेल में समझाया है ना। तो इसीलिए मैंने उसको 15 मिनट पहले डिटेल में समझाया, 20 मिनट पूरा 25 मिनट समथिंग लग गया समझाने में, पूरा डिटेल में समझा दिया पूरा का पूरा। कीर्ति मैम बी बोल रही हैं, कांत सर सी बोल रहा है अभी भी, पीयूष जी बी, अंजू मैम बी, विवेक सर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है। सृष्टि जी सृष्टि मैम आप लोग बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। भूमंडलीय तापन, ठीक है, पहला पॉइंट तो यही था कि भूमंडलीय तापन, वैश्विक तापन देखा जाए तो, है ना, किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज की वजह से। मैम जी, अपर्णा जी कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही, मीनाक्षी जी बी बोल रही, राहुल जी बी, शिल्पा जी कार्बन डाइऑक्साइड, शशि जी बी, निधि जी बी, मनीष सर बी बोल रहे हैं जी, मनीष सर, शिवानी जी कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हैं जी, शर्मा जी, सतीश सर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, स्नेहलता जी CO2, अनूप जी बी। कोड एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है, कोड में फिर से बता देता हूँ अगर नहीं सुना जिसने। ओ मीना, कल काजल लगाना, ओजोन, ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से आ जाएगा जल वाष्प, है ना। एक कोड बताया था, इस कोड को याद रखना कौन कौन सी गैसें होती हैं। जिसको कोड याद ना हो तो बताना, मैं रिलेट करके भी याद करा दूंगा, लेकिन नॉर्मल है 4-5 गैसें ही हैं, इसलिए ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना जी। वेरी गुड, है ना, राकेश जी, नेहा जी, देवेंद्र सर, पूजा जी राहुल सर, वेरी गुड, है ना, करेक्ट है। आप लोगों का आंसर बी है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने की वजह से। देखो एक चीज और समझा देता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसें हैं जिसकी वजह से वृद्धि होती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी रहेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको डीपली समझा दूंगा जी। उपाध्याय सर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं। फिर से बोल देता हूं, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा मीथेन। फिर से बोल रहा हूँ, जो आज क्वेश्चन होंगे सफिशिएंट है आप लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे आप सभी के लिए, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे इन क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएंगे जी। शशि जी, यशवंत जी सी बोल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सोनम जी CO बोल रहे हैं, काजुल जी CO, शिल्पा जी CO बोल रही हैं, ठीक है। हो सके तो क्वेश्चंस लिखते जाया करें कि सर ने कौन कौन से क्वेश्चन बोले हैं। हर एक सेशन के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत एनालिसिस करके क्वेश्चंस निकालता हूं मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जी, सदाब जी, नितेश जी, राम सर सी बोल रहे हैं, ठीक है। जितने भी लाइव हो रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो शेयर कर दें, आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाए, साथ में कमेंट्स करने की कोशिश करें, जिससे आपके ब्रेन में वो चीज़ें बैठ जाती हैं अगर आप कमेंट करते हैं क्वेश्चंस के। तो निधि जी, सोनम जी, राहुल जी, दिव्या जी, शिवानी जी CO बोल रही हैं, सृष्टि जी CO बोल रही हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब हरित गृह प्रभाव की जो गैसें हैं उसमें CO नहीं है, क्योंकि मैं तो कोड ही बता चुका हूँ आप लोगों के लिए, कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसमें CO नहीं आई थी। वेरी गुड, सभी लोग का आंसर सही है। सतीश जी, पिंकी जी, पूजा मैम, दीपक जी, अंसारी जी, ठीक है, करेक्ट है। केसरवानी जी, अपर्णा मैम, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीपक जी टी बोल रहे हैं, CH4। मीथेन तो है, क्योंकि मैं कोड याद कराया, उसको आप देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीनाक्षी जी, राकेश जी, स्नेहलता जी, सोनम जी, श्वेता जी,
देव सर, ठीक है, कोई भी अन्यथा नहीं लेना। अगर मैं रिलेट कराता हूँ, कोड करता हूँ, तो वो जस्ट याद कराने के लिए करता हूँ मैं। अगर मैं कोई चीज़ रिलेट करता हूँ या कोड बनाता हूँ तो वो सिर्फ हमें याद कराने के लिए, कोई अपने दिल पे नहीं लेगा, नहीं तो मुझे गुस्सा हो, सर ऐसा मत किया करो, ठीक है। कुंजलता जी, दीपक जी, प्रियांश जी, ठाकुर साहब, ठीक है, सीओ है ना, आंसर सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैं ग्रीन हाउस गैस देखो, तीन जो ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों क्या हैं, कार्बन ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1824 के साइंटिस्ट कौन थे? जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर, सजल याद रखें, जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें बढ़ते हैं। विश्व ऊष्मायन, इसी को अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना वर्डों को, हिंदी के वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। विश्व ऊष्मायन या वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? क्वेश्चन कैसा भी घुमाएगा आप लोग क्लियर है, क्योंकि मैं सबको समझा चुका हूं, है ना। एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया है, डेफिनेशन, तात्पर्य, प्रभाव, उपाय, कारण, सब कुछ आप लोगों को समझा दिया। क्या रीजन होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या हम उसमें उपाय कर सकते हैं, ठीक है, हर चीज समझा दी आप लोगों को। कोड बताना है, ठीक है, साहिन जी ने कोड लिख दिया है, आप लोग लिख सकते हैं। ओ से, ठीक है, ओजोन, O3, मी से मेथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं पूरा कोड। सर एयर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक गैस CO है, ठीक है, शिवानी जी, ठीक है। एयर पॉल्यूशन मतलब गैसेस वाला हमारा कल ही सेशन रहेगा गैसेस के ऊपर, कल गैसेस के ऊपर। कई लोग कंफ्यूज होते हैं गैसेस के ऊपर, ठीक है, सुन लें सभी, क्योंकि हमारे यहाँ पार्ट 1 एनवायरनमेंट के मैं पार्ट ही चला रहा हूँ ना, पार्ट 1 जिसमें मैंने बेसिक पढ़ाया था, और पार्ट 2 जिसमें जैव विविधता हुआ था, आज पार्ट 3 है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और सिर्फ हरित गृह प्रभाव है, मतलब जलवायु परिवर्तन है। देखा जाए तो इनकी वजह से ही जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आप लोग याद रखें, गैसेस का भी मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक हमारा सेशन रहेगा पार्ट 4, आज पार्ट 3 है, कल पार्ट 4 चलेगा, जिसमें गैसेस के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक एक गैस की डिटेल पूरा का पूरा आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, देश के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक गैस के बारे में देखेंगे, तो उसमें क्वेश्चंस, और मैं मेंस को लेकर भी चल रहा हूँ, अब साथ में ड्राफ्टिंग भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने रक्षा प्रौद्योगिकी में समझाया था, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस में बताया था, ठीक है। इसमें भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे पॉइंट दे सकते हैं, उनमें क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट से हम 10 पॉइंट बना सकते हैं। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप एक पॉइंट से 10 पॉइंट आराम से बना सकते हैं, उन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। सजल जी पूछ रहे हैं कंडीशनर प्रशीतक में, प्रशीतक के लिए देखो उनसे CFC रिलीज होती है सजल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ठंडाई के लिए प्रशीतक के लिए उनमें फ्रीऑन यूज करते हैं सजल, फ्रीऑन गैस यूज करते हैं, याद रखें, है ना सजल। उसमें CFC गैस रिलीज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन के लिए हानिकारक होती है सजल, और उनकी ठंडाई के लिए प्रशीतक के लिए यूज करते हैं अपन कौन सी, फ्रीऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व ऊष्मायन जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन एक कारक है? ध्यान से सुनना आंसर। वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस? बताएं। विश्व ऊष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ऑप्शन दे रहा हूं, वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस? बताएं कौन सा एक कारक है। खुशबू जी ने आंसर दिया है 1, ठीक है। राहुल सर ने दिया है A, मतलब फर्स्ट, वाहनों से निकली गैसें। काजुल जी ने दिया है 1। मैं रिलेट करना बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आप लोगों को कि हम एक चीज से कैसे रिलेट होती हैं चीजें, ठीक है। इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं मतलब साइंस भी रिलेट होगा इसमें, ज्योग्राफी भी रिलेट होगा, इन्वायरमेंट भी समझेंगे, एक दूसरे से चीजें रिलेट होती हैं और आराम से समझेंगे। और मेन चीज एक चीज बता दूं, ज्योग्राफी का सेशन भी चल रहा है अभी तो आप लोगों का, विमल सर ले रहे हैं जो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से आप लोगों को डीपली समझा भी रहे होंगे, तो वहाँ पे आप लोग ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो रही है, बेसिक हो रहा है, जिससे आपको इन्वायरमेंट में दिक्कत नहीं जाएगी। और जो की पॉइंट होंगे मैं उसको की पॉइंट को समझाते भी जाऊंगा साथ में,
देव सर, आकाश जी, नितेश जी, कीर्ति जी आंसर ए बोल रहे हैं, मतलब वाहनों से निकली गैसें। कांत सर, नेहा जी, देवेंद्र सर ए बोल रहे हैं, साहिन जी ए बोल रही हैं, शिवानी जी व्हीकल से निकली गैस जी, शिवानी जी, सृष्टि जी, सोनम जी ए बोल रही हैं, विवेक सर, गौटिया जी, कांत सर ए बोल रहे हैं, अनूप सर ए बोल रहे हैं, दीपक सर ए बोल रहे हैं, सुरभि जी ए, अपर्णा जी ए बोल रही हैं, कोकिल मैम ए, अंजू जी ए बोल रही है, मनीष सर ए, पूजा जी वाहनों से निकली, अंजू जी, सोनम मैम ए बोल रही हैं, राहुल जी, ठीक है, राहुल सर CO ही निकलते हैं, है ना, नाइट्रस के ऑक्साइड भी निकलते हैं सर राहुल सर, जिससे HNO3 आगे चल के वाहनों से NO2 बनता है, फिर वही आपका जल के साथ क्रिया करके HNO3 बनाता है राहुल सर, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन है उसके ऑक्साइड भी होते हैं। कांसर, कुंजलता जी, मीना जी, ठीक है, वेरी गुड। सभी लोगों का ऑप्शन ए है, आंसर सही है ए। वाहनों से निकली गैसें ही आपका आंसर रहेगा, जो कि क्या रहेगा, विश्व ऊष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के में से एक कारक है, ठीक है, वो भी आपका। और एक चीज और समझें, आगे चल के एसिड रेन वाली बात आएगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में बात याद रखें तो आप लोगों को पता है, उसके लिए ही नाइट्रोजन आपका नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह बनता है, नाइट्रोजन आपका SO2, ठीक है, आगे चल के जो कि H2SO4 HNO3 बनाते हैं, जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें मैं डिटेल में समझा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? मैं इसको समझा चुका हूं, आप लोग समझ गए थे डिटेल जब समझा रहा था। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ऑप्शन दे रहा हूं, यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। बताएं, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण एक्स रेज रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। शिवराज सर बोल रहे हैं बी, गामा रेडिएशन बोल रहे हैं। मैं डिटेल में समझा चुका हूँ इस चीज़ को। शशि जी डी बोल रही हैं, यशवंत सर डी बोल रहे हैं, है ना। जब डिटेल समझा रहा था तो इसको समझाया था ग्रीन हाउस को लेकर। खुशबू जी डी, कोकिल जी, निधि मैम डी बोल रही हैं, खुशबू जी डी बोल रही हैं, खुशबू मैम डी बोल रही हैं, अंजू मैम डी बोल रही हैं, विवेक सर डी बोल रहे हैं, शिवानी जी डी बोल रहे हैं, सतीश जी इंफ्रारेड बोल रहे हैं, मतलब डी। बाकी लोग भी आंसर करें, कौन सी रेडिएशन होती है हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर, है ना। मैंने समझाया था, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों ओर वातावरण होता है, वहां पे गैसें होती हैं, गैसों का समूह होता है, गैसों का समूह ही मिलकर वायुमंडल का निर्माण करता है, ठीक है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में आती हैं तो वो पृथ्वी तक, वायुमंडल को क्रॉस करके पृथ्वी तक आती हैं। पृथ्वी क्या करती है, उन किरणों को रेडिएट, मतलब क्या होती हैं, वापस लौट कर जाती हैं। तो कुछ किरणें तो वापस लौट कर चली जाती हैं, लेकिन जो वायुमंडल है, कुछ किरणें उस वायुमंडल में अवशोषित हो जाती हैं, ठीक है। तो वो रेडिएशन पूछ रहा हूँ, वो रेडिएशन मैंने बताया भी था। जी अपर्णा मैम, देवेंद्र सर, कमलकांत जी, राकेश जी, मनीष सर जी। आंसर मैं रिलीज करता हूँ, आंसर है डी, इंफ्रा रेडिएशन, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि मैंने बताया था, इंफ्रारेड रेडिएशन। इसको याद रखना, एक क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम्स में रिपीट होता है, कई एग्जाम्स में रिपीट होता है। मैं आप लोगों को, सभी लोगों को हर एग्जाम्स के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, है ना। कौन से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चंस बता सकता हूँ कि कौन से ईयर में कितने एग्जाम्स में आया है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसको नहीं बताता, ठीक है। बस आप लोग ये मान के चलें कि हर एग्जाम्स की तैयारी आप लोग की हो रही है। जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को लिखते जाएं। पूजा मैम, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा होता है। सजल सर बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो बताएं सर ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना। सजल याद रखना, मैं सम्मेलन बताऊंगा, उस सम्मेलन में जितनी पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज के पूरे नाम लिखा दूंगा सभी के लिए, कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, है ना। मैं INS के फार्मूले में बताऊंगा, जो हमारे सिद्धार्थ भैया कराते हैं,
ठीक है, INS उसी फार्मूले पे आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि INS में हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, आप लोगों के लिए उपाय बताया था, ठीक है, INS के लेवल के हिसाब से बताया था कि वैश्विक स्तर पर सम्मेलन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं चीज़ को ड्राफ्टिंग के हिसाब से मैं इसको लेके चलूंगा जो स्टार्टिंग में बता रहा था, ठीक है। वेरी इंफ्रारेड रेडिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर उपाध्याय सर आंसर आ रहे हैं, कुछ लोगों के जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों के लेट आते हैं। बस ये नेटवर्क इशू की वजह से होता है कि कुछ लोगों के आंसर जल्दी आते हैं, कुछ लोगों के आंसर लेट आते हैं, बट आंसर मुझे सभी के आ रहे हैं जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना था, बताएं। जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, या इनमें से कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था किसके द्वारा, बताएं। जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, या जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, ठीक है। बता भी चुका था मैं किसके द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाउस को बताया गया था या पहचाना गया था, या उसकी संकल्पना दी थी, एक ही बात है। सजल ने ए बोला है, ग्रीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड। राकेश जी 4 बजे से। यशवंत जी बोल रहे हैं सी, ग्रीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस। कुछ लोगों ने नाम भी पूछा था, मैंने 2 बार नाम बताया था इस चीज का, किसने पहचाना था। पूजा मैम बी बोल रही हैं, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। विवेक जी सी बोल रहे हैं। अंजू जी मैंने डेट भी बताई थी उसकी, कौन सा ईयर था। जिसको अगर डेट याद है, ईयर याद है, तो ईयर भी बता सकते हैं साथ में, कौन सा ईयर बताया था मैंने। सजल जी आंसर दे रहे हैं फ्यूरियर जी। विवेक जी ए, खुशबू जी बी, शिवानी जी बी बोल रही हैं। जिसको ईयर भी साथ में याद है तो ईयर भी लिख सकते हैं। मीनाक्षी जी सर सिर्फ आपकी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है, इसीलिए मैं फ्रेंड से बोलता हूँ कि वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जोसेफ, ठीक है, जोसेफ फ्यूरियर या जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर एक ही नाम है, ठीक है। मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। 1824 ईयर था जिन्होंने सबसे पहले संकल्पना दी थी, या बताया था, या पहचाना था। नाम है उनका जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर या जोसेफ फ्यूरियर, है ना। आप लोग बस फ्यूरियर याद रखें जी। पूजा जी, ठीक है, याद रखें, इसको याद रखना है। 1824 जी पूजा मैम, फ्यूरियर बस याद रखना आप लोग जी। अपर्णा मैम, खुशबू जी, सोनम जी, फ्यूरियर याद रखें, जो जिन्होंने ग्रीन हाउस क्या किया था, आपके इस बारे में बताया था, संकल्पना दी थी ग्रीन हाउस प्रभाव की, सबसे पहले पहचाना था या बताया था इसके बारे में, ठीक है। याद रखना इस चीज को। उपाध्याय सर जी, विवेक सर, शिवानी जी, सुरभि जी, 1824 जी। 1824 में फ्यूरियर ने, बस याद रखना। फ्यूरियर अगर याद है तो आप लिख दोगे। ग्रीन बैप्टिस्टे आगे दिया मैंने, ग्रीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, ग्रीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, लेकिन याद रखना ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर आएगा या जोसेफ फ्यूरियर आएगा। तो फ्यूरियर अगर याद है आपको तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आंसर आप टिक कर देंगे। ये भी क्वेश्चंस कई बार, है ना, मल्टीपल टाइम्स में आपको एक बार पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत एनालिसिस करके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकालता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएगा, कितनी बार आएगा, फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट ऑर्डर वो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं जो 1 साल छोड़ 1 साल पूछे जाते हैं, और थर्ड ऑर्डर क्वेश्चन कैसे हैं जो आपके 2 साल 3 साल छोड़ पूछे जाते हैं। तो अपन को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर क्वेश्चन पे अगर हम काम करेंगे, उन पे अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा एग्जाम जल्दी निकलेगा, ठीक है। अगर एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं, ठीक है, कि जो निकालते हैं, जो एग्जाम्स निकालते हैं वो कोई दूसरे नहीं होते, ना कोई दूसरे ग्रह से आते हैं, ना कोई भी काला कौवा खाते हैं, रोटी खाते हैं हम जैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन बस उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है ना। और बस एक ही चीज़ है, अगर हमें दिमाग तक बिठाना है तो मल्टीपल टाइम्स हमें रिवीजन करना पड़ेगा, और मल्टीपल टाइम्स हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन से ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। और दिमाग को हमेशा, ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी जाके हम एग्जाम्स की तरफ पहुंचते हैं निकालने की ओर,
ठीक है। और सभी टीचर्स हमारी गौतम आईएएस एकेडमी आप लोगों के टच में हैं, सभी टीचर्स टच में हैं, ताकि आप लोगों को अभी लॉकडाउन में भी तैयारी जारी रहे, आप लोग पढ़ सकें। साथ में आप लोग गौतम आईएएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पे कंटिन्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं। गौतम आईएएस एकेडमी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, वहाँ पे टेस्ट सीरीज, ठीक है, पेपर अपलोड होंगे, प्रॉपर हम लोग बनाएंगे, जिससे आप लोगों को उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ पे भी क्लासेस की वीडियो डलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही है, सभी लोगों का आंसर सही है। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, CH4। मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। पहले मैं पूछा था इनमें से कौन सी गैस नहीं है, अब क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? बताएं आंसर, बताएं आंसर। नहीं आया भी मुझे किसी का। CH4, शिवानी शर्मा जी बोल रही है CH4। बाकी लोग भी आंसर आ रहे हैं। शिवानी सर क्वेश्चन लेट आ रहे हैं, बस वही बता रहा हूँ, नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है। पूजा जी, विनय जी, सोनम जी, शिवानी जी, विवेक सर CH4 बोल रहे हैं, काजुल जी मीथेन बोल रही है, यशवंत जी, अंसारी जी CH4, नेहा जी CH4 बोल रही है मीथेन, सोनी जी CH4, सोनम जी, सृष्टि जी CH4 बोल रही हैं, विनय सर जी, उपाध्याय सर D बोल रहे हैं CH4, नितेश सर CH4, अपर्णा जी CH4, खुशबू जी मीथेन बोल रही हैं, शिवराज सर बोल रहे हैं जी, चौहान जी, ठाकुर साहब D बोल रहे हैं, आकाश सर CH4, निधि जी, राहुल सर D बोल रहे हैं, स्नेहलता जी CH4 बोल रही हैं, शशि जी CH4, शिवम जी CH4 बोल रहे हैं, निधि जी D बोल रही हैं, अंजू जी D बोल रही हैं, शिल्पा जी CH4 बोल रही हैं जी, कोकिल मैम B, खुशबू जी D बोल रही हैं, कोकिल मैम ऑक्सीजन बोल रही हैं। मैंने कोड याद कराया कोकिल मैम, है ना, उस कोड को याद रखें ग्रीन हाउस गैस के लिए। कुछ भी नहीं, उस कोड को याद रखेंगे, याद आ जाएगा जी। सोनम मैम, नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है क्वेश्चन लेट जा रहे हो मेरे। कीर्ति मैम, कोकिल मैम D बोल रही हैं जी, मनीष सर CH4 बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी D बोल रही हैं, अंजुम जी मीथेन बोल रही हैं, शोभना जी CH4 मीथेन बोल रही हैं। फटाफट आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और मेरा तो रहता ही है, मैं इतने एनालिसिस कर लेता हूँ कि आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन देता हूँ ज़्यादा। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पे, थर्ड ऑर्डर के बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं अपने पास में, ठीक है। समझने के साथ में आप लोगों के लिए क्वेश्चन सफिशेंट है हर एग्जाम्स के लिए, इसलिए सेशन को मिस बिल्कुल ना करें। इन्वायरमेंट के सारा सेशन आप लोग कंप्लीट करना, साथ में बीच बीच में साइंस को भी लेकर चलूँगा मैं, साइंस, टेक, बॉटनी और आपके बायोलॉजी, इन तीनों चीज़ों को, केमिस्ट्री, इनको भी लेके चलूँगा। और पार्ट अपने इन्वायरमेंट के चलते रहेंगे साथ में। आज तीसरा पार्ट है, अगर जिसने सेशन कंप्लीट किया उसके क्वेश्चन सफिशेंट होंगे। एग्जाम्स निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, साथ में क्वेश्चन लिखते जाएँ साथ में जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोगों का आंसर सही है, मीथेन, ठीक है। मैंने पूछा था इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो उसमें है मीथेन। ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन नहीं है ग्रीन हाउस गैस जी। कोई बात नहीं कोकिल में मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ऑप्शन भी बड़े ध्यान से सुनना। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण, ठीक है, पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण। सेकंड दे रहा हूं मैं, ओजोन परत द्वारा परावैंगनी किरणों को रोकना। तीसरा बोल रहा हूं मैं, वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। हरे रंग की इमारतों को नुकसान। बताएं, फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण। सेकंड ऑप्शन, ओजोन परत द्वारा परावैंगनी किरणों को रोकना। तीसरा, वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। तीसरा,
हरे रंग की इमारतों को नुकसान। जिसने अगर स्टार्टिंग में समझा है तो वो टिक लगा देगा, बहुत अच्छे से समझाएगा, आंसर दे देंगे वो जिसने भी बहुत अच्छे से समझा है। मैंने समझाया था, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया था। जी निधि जी बी बोल रही है, पूजा मैम सी बोल रही, मीना जी सी बोल रही, मतलब वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर की ऊर्जा को रोकना। दिव्या जी, ठाकुर साहब, राहुल सर बोल रहे हैं सी, शोभना जी बी बोल रही हैं, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी जी, ठीक है, दीक्षा जी सी बोल रही हैं, हम इसको समझेंगे। शिल्पा जी सी बोल रही हैं, सोनम जी बी बोल रही हैं, शिवानी जी सी बोल रही हैं, खुशबू मैम सी बोल रही हैं, जी विवेक जी, नितेश सर, यशवंत जी सी बोल रहे हैं, आकाश जी सी बोल रहे हैं, काजुल जी सी बोल रही हैं, अपर्णा जी सी बोल रही हैं, सृष्टि जी सी बोल रहे हैं, निधि जी सी बोल रही हैं, अंसारी जी सी बोल रही हैं, विनय सर सी बोल रहे हैं, सुरभि जी बी बोल रही हैं, कांत सर बी बोल रहे हैं, राकेश सर, खुशबू मैम सी, बाकी लोग सभी लोग आंसर करें जल्दी जल्दी। शिवानी जी बी, मैंने बोला ना, मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से इसको समझाया था, मैं फिर से समझा दूंगा। इसको क्वेश्चन आया है तो मैं फिर से इसको समझाऊंगा। शिल्पा जी, शिवम जी, अंजू जी बी, शशि जी बी बोल रही हैं, कोकिल मैम, सजल सर ना क्वेश्चन समझ आया, मैंने समझाया था बहुत अच्छे से। कुमार जी, राहुल सर, अंजुम जी, विनय जी, श्वेता तिवारी जी सी बोल रहे, ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। राकेश सर आज 12 बजे की क्लास जी नहीं थी, वो 3 सेशन और बचे हैं बस, ठीक है, मैं उसको 3 सेशन को कंप्लीट कर दूंगा। 3 सेशन में आपकी बस 3-4 टॉपिक और बचे, 3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। ट्यूशन मिसलेनियस आज नहीं लगा, हम इसको कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे, है ना। बाकी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, बस 3 सेशन का और है तो उसमें कंप्लीट मैं कर दूंगा। कुशलता जी, सोनम जी, विवेक जी सी, ठीक है, आंसर करेक्ट है सी। 90% लोगों ने आंसर सी करेक्ट दिया, बिल्कुल। मैंने बताया भी था, इसको समझाया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, मैंने बताया था। तीसरा ऑप्शन देखें क्या बोल रहा है जी उपाध्याय सर, तीसरा ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, वायुमंडल गैसों के कारण क्या होता है, सौर की ऊर्जा को रोकना। यही तो समझाया था कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बाहर क्या होता है, वातावरण होता है, ठीक है, उसमें जो वायुमंडल जो वायु का समूह होता है, उससे क्या निर्माण होता है, वायुमंडल का। तो जो वायुमंडल क्या करता है, सूर्य की द्वारा जो रेज आती है, सूर्य की जो किरणें आती हैं वो पृथ्वी से टकराती हैं और कुछ किरणें तो वापस लौट जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें क्या होती हैं, वायुमंडल के कारण वो वायुमंडल उसको रोक लेता है। तो सौर की ऊर्जा को क्या करता है, वायुमंडल रोक लेता है। उसी की वजह से तो क्या होता है, जो घटना होती है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है और जो प्रक्रिया कहलाती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। यही तो बताया था मैंने। और जो वायुमंडल है, सबसे ज्यादा मैंने बताया था कि उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। वो तो ऐसी गैसें हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। ये चीज मैंने बताई थी, तो आंसर आपका कंफ्यूज करेगा, लेकिन 90% लोगों ने जिनने सुना बहुत अच्छा आंसर दिया। मिस्टेक होती है, कोई बात नहीं, इसको फिर से समझ लें, ठीक है, कि ग्रीन हाउस में क्या, जो सूर्य के द्वारा रेज आती हैं तो जो वायुमंडल है उसमें अवशोषित करके क्या करता है, आपका वापस नहीं होने देता है। वही आपका क्या है, सौर की ऊर्जा, वो उसके तापमान की वजह से वायुमंडल ग्लोबल वार्मिंग होती है। वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ठीक है, आपकी हरित गृह कहलाती, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है जी। CO2 और जलवाष्प ना, वाटर पेपर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान सा क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछता हूँ आप लोगों से, ताकि अब कंफ्यूजन ना रहे। एक क्वेश्चन और घुमा के कन्वर्ट करके मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उसी को तोड़ मरोड़ के, ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे भी आए आप लोगों से बन सके। बताएं, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन में तोड़ मरोड़ के वो लोग पूछेंगे। अगर आप लोग क्लियर हैं, अच्छे से सुना है, तो चीजें बन जाएंगी, बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को फिर से सुने ध्यान से। कांति सर, कोई कठिन नहीं है, टॉपिक कुछ भी कठिन नहीं होते, अगर समझ में आ जाए तो कोई टॉपिक कठिन नहीं होते कांत सर, है ना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप बताएं क्या कठिनाई जा रही है, तो मैं उसको आसान तरीके में और समझा दूंगा, है ना जी। सजल, इजी है, मैं इसको और आसान में समझा दूंगा। हर एक चीज मैंने एक पॉइंट आप लोगों को स्टार्टिंग में समझा चुका हूं मैं। एक बार और आप आंसर एक बार कोशिश करना, इस वीडियो को एक बार रिपीट फिर से देखना आप, है ना, ध्यान से देखना, सारे काम छोड़ के कंसंट्रेशन देखना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसमें।
इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है? बताएं। CFC, CH4, CO2 या ऑल ऑफ दीज? फिर से बोल रहा हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपर्युक्त सभी? कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? बताएं। आंसर नहीं आया अभी मुझे। कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज? आंसर आ रहा है ऑल ऑफ दीज। सजल CO2 बस बोल रहे हैं, नेहा जी ऑल ऑफ दीज बोल रहे हैं, आल, राहुल जी ए बोल रहे हैं, CFC बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, खुशबू जी D, सोनम जी ऑल ऑफ दीज बोल रहे हैं, पूजा मैम ऑल ऑफ दीज, खुशबू जी D बोल रही है, यशवंत जी D। फटाफट आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी। दिव्या जी ऑल ऑफ दीज बोल रही है, निधि जी ऑल ऑफ दीज बोल रही है, शिवम जी D बोल रही हैं, आल सभी वैश्विक तापन के लिए। शिवानी जी ऑल ऑफ दीज बोल रही हैं। सजल, शिवानी जी D बोल रही हैं, सृष्टि जी D, कांसर, मीथेन बोल रहे हैं, अंजू जी ऑल ऑफ दीज बोल रहे हैं, साहिन जी D बोल रही हैं, कोकिल जी D बोल रही हैं, राहुल सर A बोल रहे हैं, विवेक सर D बोल रहे हैं, अंजू मैम ऑल ऑफ दीज बोल रही हैं, विनय सर D बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी ऑल ऑफ दीज बोल रही हैं, सुरभि जी D बोल रही हैं ऑल ऑफ दीज, कुंजलता जी ऑल ऑफ दीज बोल रही हैं, अपर्णा मैम ऑल ऑफ दीज, राहुल सर CFC बोल रहे हैं, मतलब फर्स्ट बोल रहे हैं राहुल सर, आप तो फर्स्ट बोल रहे हैं है ना, आप कंफर्म करना चाह रहे हैं बार बार सर हम तो CFC पर ही हैं। कीर्ति जी, प्रियंका जी CFC बोल रही है, कीर्ति मैम, विनय जी। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। मैंने बोला था मैं क्वेश्चंस को फिर से घुमा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और अच्छे से बता सकें। 90% लोगों ने बोला है, देखो मैंने बताया था वैश्विक तापन के लिए, ठीक है CO2 ज़्यादा प्रभावशील होती है, लेकिन याद रखें जो कोड बताया था वही तो बताया है कि जो घटना होती है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, और वो प्रक्रिया आपकी हरित ग्रह, तो जो गैसें आपके लिए हरित ग्रह के लिए रहेंगी, ग्रीन हाउस गैस के लिए, वही आपकी किस चीज़ के लिए रहेंगी? वही आपकी रहेंगी आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो क्या रहेगा आपका वैश्विक तापन के लिए? राहुल सर CFC नहीं रहेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CFC कैसे होता है राहुल सर? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, तो मीथेन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, ठीक है कंफ्यूजन क्लियर करें। CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही आपकी वैश्विक तापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इस चीज को समझ लें, तीनों की तीनों आप लोगों की वैश्विक तापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। समझ में आ गया होगा। जिसको भी डाउट है क्लियर कर लें, अगर फिर भी अभी भी डाउट है तो बताएं, मैं उसको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी चलेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन और घुमा के इसी से रिलेटेड पूछूं मैं। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन में कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं उसी से उन्हीं क्वेश्चंस में घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस और कर सकता हूँ ताकि क्लियर हो जाए क्वेश्चन। कोई डाउट है अभी भी इसी से रिलेटेड, वैश्विक तापन से रिलेटेड? मैंने कारण, उपाय, कारण में भी बताया था, कारण में बताया था कि आपका प्राकृतिक कारण जो होते हैं उसमें सारी गैसेस बताया था, है ना, ज्वालामुखी, ठीक है, इन सब से जो गैसेस निकलती हैं उन सब चीजों से रिलेटेड मैंने बताया था सारी चीजें, ठीक है। मतलब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? परमिशन दें? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लें इससे रिलेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाद में चलेंगे, पहले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और घुमा देता हूं मैं, है ना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए ताकि, ठीक है। जिसको भी क्लियर नहीं है मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं इससे रिलेटेड ताकि सारे क्लियर हो जाए आपसे, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूं कि जो हमारे सेशन चल रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ये क्वेश्चन अगर आपने लिखे हैं ना, आपके एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम देंगे इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नए तरीके का क्वेश्चन फिर बाद में पूछेंगे, पहले एक और ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन करता हूं मैं, ठीक है। जी उपाध्याय सर, जी जी विवेक सर, बिल्कुल जी बिल्कुल कर लेता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। बताएं कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? अब फिर से बताना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, फिर से सुनना। नाइट्रोजन, मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? जिसको क्लियर हो चुका है कंफ्यूजन वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, जिसको डाउट क्लियर पूरे हो चुके हैं तो जी। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं इसी से रिलेटेड, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? बताएं। क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है ना जी। S1 जी, नितेश जी, ठाकुर जी जी। जी अपर्णा मैम, मैंने वही बताया कि मैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को लेके चल रहा हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, पीएससी में तो आता है ठीक है, मैं पीएससी, रेलवे, जितने भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ, है ना। इवन टेट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, मैं उनको भी लेकर चल रहा हूँ, मैं उनके लिए भी टॉपिक लेके चल रहा हूँ। उनमें भी आपका जैव विविधता है, उनके लिए भी आपका ग्लोबल वार्मिंग उनके टॉपिक सिलेबस में, मतलब सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक जी। स्नेहलता जी, नेहा जी, खुशबू मैम, विवेक सर, राकेश जी, सभी कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं। अंजू मैम मीथेन बोल रहे हैं, बोला था मैंने मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। उपाध्याय सर जी, है ना, ऑप्शन में मीथेन भी है तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर मीथेन भी तो है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है जी। राहुल सर, आपका भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, डाउट क्लियर हो गया आपका भी। कुजलता जी, सुरभि जी, अपर्णा मैम CO2 बोल रही है, अंशु जी CO2 बोल रही हैं, कांसी सी बोल रही है जी, CO2 बोल रही है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें मीथेन भी है, लेकिन मीथेन जो है वो तो है, अभी मैं आपके लिए बताऊंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस करूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका प्रमुख रूप से कौन सी गैस आएगी, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रमुख रूप से कौन सी गैस है? मेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर रहेगा सी, जो कि आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। आप सभी के, सभी लोगों के इस क्वेश्चन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सुनना क्वेश्चंस को। प्रभावशीलता के अवरोही क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें हैं, अपनी प्रभाविता के हिसाब से बताना है कौन सी गैस है अवरोही क्रम में। मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलता हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। द ग्रीन हाउस गैसेस एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस आर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, द ग्रीन हाउस गैसेस एज पर देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस आर, है ना। प्रभावशीलता के अवरोही क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पहला ऑप्शन था। ठीक है, लिखते जाएं, ऑप्शन को लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, याद नहीं रहेगा, लिख लें ऑप्शन को। इस ऑप्शन आंसर देने से पहले सभी लोग अपना पेन कॉपी पास में रखा ही होगा, लिख लें। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखें सबसे पहले सभी, इसके बाद आंसर करिएगा सभी। प्रभावशीलता के अवरोही क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? प्रभावशीलता के अवरोही क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? द ग्रीन हाउस गैसेस एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस आर। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकंड ऑप्शन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकंड ऑप्शन फिर से बोल रहा हूं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरा ऑप्शन बोल रहा हूं, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आप लोग आंसर इसका करें। शिवराज सर का आंसर आ गया, चौहान जी का ए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मेथेन आएगी, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आएगी, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा। खुशबू जी ए बोल रही हैं, सजल जी ए बोल रहे हैं,
खुशबू जी ए बोल रही हैं। शिवानी जी ने ए बोला है, मतलब पहले कार्बन डाइऑक्साइड आएगी प्रभावशीलता में, फिर मीथेन आएगी, फिर आएगी नाइट्रस ऑक्साइड और फिर आएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नितेश सर ए बोल रहे हैं, निधि मैम ए बोल रही हैं। सोनम जी CO2 CH4 NO2 CFC, सोनम जी ने लिखकर भी बता दिया कि पहले की आएगा प्रभावशीलता, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इफेक्टिवनेस के हिसाब से। S1 सर, विवेक जी, निधि जी, सुरभि मैम ए बोल रही हैं, पूजा मैम ए बोल रही हैं, सृष्टि जी ए बोल रही हैं, राहुल सर ए बोल रहे हैं, अंजुम जी ए, मीना जी ए, शिवानी जी ए बोल रही हैं, शिवम जी ए बोल रहे हैं, राजपूत जी ए, राकेश सर ए, आकाश सर CO2 देन CFC CH4 N2O बोल रहे हैं, है ना। ए वाला ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं था आकाश सर। प्रतीक्षा जी ए बोल रही हैं, अंजू जी, स्नेहलता जी, है ना। इस क्वेश्चन से सभी के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, मतलब अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर मैंने दे दिया है तो। CO2 CFC CH4 NO2 ये मैंने नहीं दिया ऑप्शन। विनय सर, विवेक जी, दिव्या जी, मीथेन नंबर 2 में आएगी क्या? जी सजल, मीथेन 2 नंबर में आएगी, बिल्कुल। CO2 CH4 NO2 CFC, जी अपर्णा मैम करेक्ट हैं आप, है ना। आंसर आप लोगों का ए है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही, इसलिए मैंने बोला था पहले आप लोग लिख लें, मैंने लिखवा दिया था क्वेश्चन और आंसर, वो ऑप्शन आंसर रहेगा। देखो प्रभावशीलता में डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे प्रभावी होती है पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपको सबसे पहले CO2 को रखना ही रखना है और ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, CO2 ही है, ठीक है, देन CH4, देन N2O, देन आपका CFC। जी खुशबू मैम सही है, ठीक है, पहले आएगा CO2, देन CH4, देन N2O, देन CFC, ठीक है, प्रभावशीलता के हिसाब से, इफेक्टिवनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये अवरोही क्रम में पूछा था, इसका आरोही क्रम इसका उल्टा कर देना तो समझ में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आपसे बन जाना चाहिए। सार्थक सर हेलो, ठीक है, आपसे बन जाना चाहिए हर चीजें आप लोगों से, मतलब कैसा भी घुमा के आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे बनना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस से टॉपिक ही हमारा, तो हम इसके ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक होता है पहले मैं उसको समझाता हूँ, बाद में उससे क्वेश्चन करता हूँ, ताकि एक टॉपिक तो आपका क्लियर हो जाए, दूसरे कोई क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है, ठीक है, ये मैंने बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन सुने फिर इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? इन ग्लोबल वार्मिंग द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू, इन ग्लोबल वार्मिंग द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू नंबर 1 कार्बन इमिशन, मतलब कार्बन उत्सर्जन का, कृषिगत कार्य का, एग्रीकल्चर, तीसरा वनों का विनाश, चौथा उद्योग। बताएं सबसे ज्यादा अहम योगदान पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, अहम योगदान पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। पूजा मैम वैसे टाइम हो गया है, बस कुछ क्वेश्चंस और कंप्लीट करा दूं तो कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन कम हुए हैं। सर विवेक सर 2:30 बजे से क्लास स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद वो 3:30 तक ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ब्रिजेन सर की क्लास नहीं है, इसलिए टाइम का ऐसा है, मैं थोड़ा ज़्यादा क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। अगर किसी को ऐसा है तो हम क्लास को एंड भी कर सकते हैं अभी, वैसे विवेक सर 2:30 से ले लेंगे 3:30 तक, ठीक है। मैंने क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? कार्बन उत्सर्जन, कृषिगत कार्य, वनों का विनाश या उद्योग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्री। बताएं आंसर सबका ए आ रहा है, कार्बन उत्सर्जन। मैंने इसको समझाया भी था आप लोगों को, है ना। कार्बन उत्सर्जन प्रमुख उत्पादक देश भी समझाए थे कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा परसेंटेज में चीन को बताया था मैंने, जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। अच्छा कोकिल मैम बोल रही है क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस बाद में देख लेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं उसके बाद में, क्योंकि बच्चों को वहाँ भी जाना होगा क्लास में विवेक सर के, तो हम क्लास को एंड करते हैं, बाकी हम बाद में देख लेंगे। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, आंसर आएगा कार्बन उत्सर्जन, आंसर आएगा कार्बन उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन,
जी शिवानी जी करेक्ट है, कार्बन उत्सर्जन आंसर रहेगा। S1 सर करेक्ट हैं आप। अंजुम जी सही है, करेक्ट हैं आप। ठीक है ठीक है। बाकी अभी दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया है, तो हम क्वेश्चंस बाकी कल कर लेंगे। इसके हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसके क्वेश्चंस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसके क्वेश्चंस कल कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, मैं समझा चुका हूँ। एक बार और आप लोग इस जो सेशन है इसको एक बार और देख लेना। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, दूसरा सेशन विवेक सर का स्टार्ट हो गया, आप लोग उसको कंटिन्यू करें अभी। ठीक है, इसका सेशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसी सेशन को कल हम कंटिन्यू करेंगे। जी उपाध्याय सर जी, सभी लोगों के लिए जय हिंद, सभी लोगों के लिए जय हिंद। मिलते हैं कल के सेशन में जी, वेलकम। जय हिंद अपर्णा जी, शिवम जी जय हिंद, जय हिंद सृष्टि जी, जय हिंद सोनम जी, जी राजपूत जी जय हिंद, मीनाक्षी जी थैंक यू वेलकम, जय हिंद आकाश।